नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों आप लोग के लिए समय कम बचा हुआ है। तो इस कम समय बचे हुए में मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करते चलिए। चैनल पे हमने जितने वीडियो अपलोड किए हैं इस वर्ष अटल आवासीय विद्यालय के लिए, चाहे बच्चे क्लास 6 के लिए हों या 9th के लिए, वो सभी वीडियो को देखकर ज़रूर जाएंगे बच्चों। उसमें से ज़रूर क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अटल आवासीय विद्यालय 2025-26 के नाम से जो बनाया गया है प्लेलिस्ट, उसको ज़रूर, उसमें जितने भी वीडियो हैं उस सभी वीडियो को, जो उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, पहले एक टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, फिर दूसरे टाइप के। जिस प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें है, अलग अलग क्वेश्चन कवर किया जाएगा, तो आप उस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक है। ये पूछता है कि एक चुंबक में चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है। विकल्प है बीच में, सिरों पर, सब जगह समान या चुंबक से दूर। ये तो वो पहला प्रयोग है जो हम सब ने स्कूल में किया है। एक चुंबक लेकर उसे लोहे के बुरादे पर घुमाओ। हाँ, और सारा बुरादा या तो इस कोने पर चिपक जाता है या उस कोने पर। बीच का हिस्सा तो लगभग खाली ही रहता है। बिल्कुल, तो जवाब तो साफ है, सिरों पर यानी ध्रुवों पर। लेकिन यहाँ दिलचस्प सवाल ये नहीं है कि कहाँ, बल्कि सवाल ये है कि क्यों। सही कहा। ऐसा क्यों है कि सारी की सारी शक्ति बस किनारों पर ही सिमटी हुई है, बीच में क्यों नहीं है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचना होगा। अच्छा। ये अदृश्य रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में चली जाती हैं, और चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। एक मिनट, चुंबक के अंदर भी? हाँ, यही तो खास बात है। ये एक बंद लूप बनाती हैं, एक पूरा सर्किट। तो ध्रुवों पर क्या होता है कि ये रेखाएं सबसे ज्यादा घनी होती हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास। और जहां रेखाएं ज्यादा घनी, वहां चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होता है। एकदम सही। और बीच के हिस्से में ये रेखाएं फैल जाती हैं, इसलिए वहां बाहरी प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो ये सिर्फ सिरों का मजबूत होना नहीं है, जी, बल्कि ये चुंबकीय ऊर्जा के निकलने और वापस आने की गेटवे जैसा है ना? बिल्कुल सही समझा आपने। फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, वेबर, न्यूटन, वाट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेबर। इसी से जुड़ा एक और सवाल इस पेपर में, प्रश्न 3, वो इसी कॉन्सेप्ट को गणित की भाषा में पूछता है। यदि B1 चुंबक के मध्य में और B2 सिरों पर चुंबकीय शक्ति है, तो सही संबंध क्या है? तो अब तो ये बहुत आसान हो गया। जाहिर है कि सिरों की शक्ति B2, बीच की शक्ति B1 से कहीं ज्यादा होगी। हाँ, यानी B1 छोटा होगा B2 से, B1 B2। हाँ, ये बस उसी कॉन्सेप्ट की दोबारा जांच है। लेकिन ये हमें एक और दिलचस्प बात की ओर ले जाता है। प्रश्न 11 को देखिए। अच्छा, प्रश्न 11 पूछता है कि समान ध्रुव एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित? और हम सब जानते हैं कि समान ध्रुव मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। हाँ, ये नियम इतना सरल है कि हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन यही वो सिद्धांत है, यही वो फंडा है जो जापान की मैग्लेव ट्रेनों को पटरियों से कुछ इंच ऊपर हवा में दौड़ाता है। अरे वाह, सिर्फ इस एक नियम पर? जी हाँ, और इसी से जुड़ा है इस पेपर का शायद सबसे गहरा सवाल। कौन सा? आखिरी सवाल, प्रश्न 12। ये पूछता है कि चुंबकत्व के बारे में क्या सच है, और इसका सही जवाब है विकल्प ए, कि एक स्वतंत्र आवेश यानी चार्ज का अस्तित्व होता है, पर स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का नहीं। स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप एक अकेला पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज तो ले सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक नेगेटिव चार्ज है, वो अकेला रह सकता है। ठीक है। लेकिन आप कभी भी
एक अकेला उत्तरी ध्रुव या एक अकेला दक्षिणी ध्रुव नहीं पा सकते। लेकिन अगर मैं एक चुंबक को बीच से तोड़ दूं, तो क्या मुझे एक नॉर्थ और एक साउथ पोल अलग अलग नहीं मिल जाएंगे? नहीं, यही तो जादू है। जिस पल आप उसे तोड़ेंगे, उन दोनों नए टुकड़ों में तुरंत अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। अच्छा। आप उसे तोड़ते जाइए, चाहे आप उसे परमाणुओं के लेवल तक ले जाएं। हर छोटे से छोटे टुकड़े में हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल रहेगा। वो हमेशा जोड़ी में ही होते हैं। वाह, तो एक नवी कक्षा के सवाल के पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा है। बिल्कुल। वैज्ञानिक दशकों से एक ऐसे कण की तलाश कर रहे हैं जिसे मैग्नेटिक मोनोपोल कहते हैं, एक अकेला ध्रुव। अगर वो मिल गया तो ये भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला देगा। कमाल है। चलिए अब पेपर के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो पदार्थों के बारे में है। प्रश्न 4 पूछता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, और विकल्प है निकिल, लोहा और कोबाल्ट। और सही जवाब है ये सभी। ये तीनों, लोहा, निकिल और कोबाल्ट, चुंबकीय पदार्थों की कह सकते हैं त्रिकड़ी हैं। इन्हें हम फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। तो इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें चुंबक की तरफ खींचता है? मतलब सोना या एल्यूमिनियम क्यों नहीं? इसका राज इनके परमाणुओं की बनावट में है। इन तीनों तत्वों में परमाणु के बाहरी ऑर्बिट में ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका स्पिन एक ही दिशा में होता है। स्पिन? हाँ, आप हर परमाणु को एक नन्हे से चुंबक की तरह सोच सकती हैं। सामान्य तौर पर ये नन्हे चुंबक अलग अलग दिशाओं में बिखरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आता है, ये सारे के सारे एक ही दिशा में लाइन अप हो जाते हैं और पूरा पदार्थ एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 5, जो पूछता है कि कौन सा पदार्थ अचुंबकीय है। विकल्पों में लोहा, निकिल, कोबाल्ट के साथ जस्ता यानी जिंक भी है। तो जाहिर है जवाब जस्ता है, क्योंकि लोहा, निकिल, कोबाल्ट तो चुंबकीय हैं। जस्ता में वो खास परमाणु संरचना नहीं होती। ठीक है, अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, जो हमें प्रश्न 6 पर ले जाता है। स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट्स किससे बने होते हैं? और इसका सही जवाब है विकल्प सी, लोहा, निकिल व कोबाल्ट की मिश्र धातुओं से। मिश्र धातु यानी अलॉय। पर सिर्फ शुद्ध लोहे से क्यों नहीं बना सकते? अलॉय बनाने की क्या जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो शुद्ध लोहा होता है उसे हम नरम लोहा भी कहते हैं। वो बहुत आसानी से चुंबक बन तो जाता है, लेकिन उतनी ही आसानी से अपना चुंबकत्व खो भी देता है। अच्छा। साथ पूछता है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विकल्पों में बल्ब, प्रेस, सोल्डरिंग आयरन और विद्युत घंटी है। अब देखिए, बल्ब, प्रेस, सोल्डरिंग आयरन, ये तीनों तो बिजली के ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। तार गर्म होता है और हमें रोशनी या गर्मी मिलती है। पर विद्युत घंटी अलग है। बिल्कुल अलग। ये इस विचार पर आधारित है कि जब भी किसी तार में बिजली दौड़ती है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। मतलब हर बिजली का तार एक अस्थायी चुंबक बन जाता है जब तक उसमें करंट है। एकदम सही। और विद्युत घंटी में इसी का इस्तेमाल होता है। उसमें तार की एक कॉइल होती है। जैसे ही आप स्विच दबाते हैं, कॉइल में करंट दौड़ता है और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। और वो चुंबक फिर घंटी बजाता है। हाँ, वो चुंबक एक छोटे से हथौड़े को अपनी ओर खींचता है, जो घंटी से टकराकर टन की आवाज करता है। लेकिन मजेदार बात अब है। क्या? जैसे ही हथौड़ा आगे बढ़ता है, उसका सर्किट से कनेक्शन टूट जाता है, करंट बंद और कॉइल का चुंबकत्व खत्म। तो हथौड़ा वापस अपनी जगह पर चला जाता है। हाँ, और सर्किट फिर से जुड़ जाता है। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे हमें टन 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 की आवाज सुनाई देती है। ये तो कमाल है। एक बहुत ही सरल डिवाइस, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दिल को छूती है। सही कहा। अब पेपर इसका ठीक उल्टा सवाल पूछता है। अगर बिजली से चुंबक बन सकता है, तो क्या चुंबक से बिजली बन सकती है? हाँ, और प्रश्न 8 और 9 इसी पर हैं, जनरेटर और डायनेमो के बारे में। प्रश्न 8 पूछता है कि एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? और जवाब है विद्युत ऊर्जा में। ये माइकल फैराडे की खोज पर आधारित है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या है ये सिद्धांत? सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आप एक तार के पास चुंबक को घुमाएंगे या चुंबक के पास तार को घुमाएंगे, तो उस तार में अपने आप बिजली पैदा हो जाएगी। बस। और यही वो सिद्धांत है जिस पर दुनिया के सारे पावर प्लांट काम करते हैं ना? बिल्कुल। चाहे वो कोयले से चले, पानी से या न्यूक्लियर ऊर्जा से, अंत में वो सब एक टरबाइन को ही घुमाते हैं।
वो टरबाइन एक विशाल जनरेटर को घुमाता है, जो मूल रूप से एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसे तारों के कुंडल के अंदर घुमाया जा रहा है। और प्रश्न 9 जो डायनमो के बारे में है, वो भी तो यही चीज है। हाँ, डायनमो असल में जनरेटर का ही दूसरा नाम है। आमतौर पर छोटे जनरेटर को डायनमो कह दिया जाता है, जिसे साइकिल की लाइट जलाने वाला। काम दोनों का एक ही है, गति को बिजली में बदलना। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा चुंबक एक विशाल पावर प्लांट के दिल में धड़कता है। अब ये पेपर हमें सबसे बड़े चुंबक की ओर ले जाता है, हमारी अपनी पृथ्वी। हाँ, प्रश्न 10 एक बहुत ही विशिष्ट तथ्य के बारे में है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना कोण होता है? और इसका सही उत्तर है 17 डिग्री। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। कैसे? देखिए, हमारी पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से गुजरती हुई, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है। लेकिन हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक भी है, क्योंकि इसके केंद्र में पिघला हुआ लोहा घूम रहा है और वो एक विशाल डायनमो की तरह काम करता है। तो इस पृथ्वी चुंबक का अपना एक चुंबकीय नॉर्थ और साउथ पोल भी है। लेकिन वो भौगोलिक पोल्स की सीध में नहीं है। नहीं, उनके बीच लगभग 17 डिग्री का झुकाव है। इसी वजह से एक कंपास की सुई ठीक भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि चुंबकीय उत्तर की ओर करती है, जो कनाडा के पास कहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नाविक या पायलट सिर्फ कंपास के भरोसे चले तो वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। बिल्कुल भटक जाएगा। उन्हें इस अंतर को, जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, अपने कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये चुंबकीय ध्रुव अपनी जगह बदल भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, पिछले कुछ दशकों में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की गति बहुत तेज हो गई है। वो कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। तो इससे तो सारे नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ता होगा। पड़ता है। वैज्ञानिकों को जीपीएस और दूसरे सिस्टम के मॉडल्स को लगातार अपडेट करना पड़ रहा है। वाह, मतलब इस एक सवाल ने हमें पृथ्वी के घूमते हुए पिघले हुए कोर से लेकर हमारे फोन के जीपीएस तक से जोड़ दिया। यही तो विज्ञान का कमाल है। सबसे सरल दिखने वाले विचारों की जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा स्रोत भी गहरी समझ का दरवाजा खोल सकता है। हाँ, हमने चुंबक के ध्रुवों से शुरू किया, ये समझा कि कुछ ही पदार्थ चुंबकीय क्यों होते हैं, बिजली और चुंबकत्व का रिश्ता देखा, और अंत में हम अपनी पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र तक पहुंच गए। तो चुंबकत्व सिर्फ फ्रिज पर चिपकी एक चीज नहीं है, ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे ग्रह को सौर तूफानों से बचाती है, हमारे शहरों को रोशन करती है और ब्रह्मांड के कुछ सबसे बुनियादी नियमों को परिभाषित करती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़े जाते हैं। बताइए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपने इतिहास में सैकड़ों बार पलट चुका है। मतलब नॉर्थ पोल साउथ बन गया और साउथ पोल नॉर्थ। सच में? हाँ, आखिरी बार ऐसा लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। और कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम एक और पलटाव के दौर के करीब हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां हर कंपास अचानक दक्षिण की ओर इशारा करने लगे। इसका हमारी टेक्नोलॉजी और शायद जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।